नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। देखो बच्चों, पढ़ाई तो सभी कोई करते हैं। जब बच्चे आजकल तो पैदा होते ही समझिए कि उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन मूलतः पढ़ाई जो है 3 साल से शुरू होती है और सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी बच्चे रिजल्ट बनाते हैं, सबका रिजल्ट A+ ही आता है। किसी का रिजल्ट ख़राब भी नहीं आता, एक्सेलेंट भी आते हैं, तरह तरह के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन उस रिजल्ट के बदौलत वो किस मुकाम तक पहुंचती है ये मायने रहता है। उस पढ़ाई के बदौलत आप कहाँ तक पहुंचते हैं ये मायने रहती है, ठीक है। तो चलिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि ये टॉपिक तो स्टार्ट हम एक दिन पहले कर चुके हैं, इसका एक पार्ट हम अपलोड वीडियो कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बेटर तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कैसी प्रश्न आएगी इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप उसी तरीके से तैयारी करेंगे। कहते हैं ना, आजकल आदमी को, हर किसी को स्मार्ट वर्क सभी कोई मतलब करना चाहते हैं, हर किसी को स्मार्ट वर्क करना पसंद है, ठीक है। तो ये मेरा भी यही कहना है कि आप पढ़ाई को भी ऐसे तरीके से करें कि स्मार्ट वर्क करके रिजल्ट को बेटर कर लें, ठीक है। तो इसी के लिए हम कहें कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, कम से कम टाइम देके बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसका पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सकता है भरपूर कर दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियो आपके बीच लाता रहता हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी तैयारी करने में, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अभी का जो है प्रश्न है हमारे पास बच्चों कि यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है कि कुछ परीक्षण दिया हुआ है, ठीक है, और इसका माध्य हमको दिया गया है और इसमें करना हमको क्या है, हमको ये x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए माध्य कैसे निकलता है बच्चों, ये पहले हम लोग जानेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या या सभी प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सभी प्रेक्षणों का योग बोले तो हमारे पास जितना यहाँ दिया हुआ है प्रेक्षण, इस सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। योग बोले तो जोड़ करेंगे, 3 + 4 + 5 + 17 + x, ठीक है। उसके बाद सभी प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षण कितने इसमें है तो गिनेंगे कितना प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या करेंगे इसको बाई 5 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, 3 4 5 7 5 12 और 17 कितना हो गया भाई, तो 12 और 17 हो गया 29, 29 + x हमारा यहाँ पे हो गया और नीचे 5। इसमें हमको करना क्या है, ये x का वैल्यू निकालना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 29 + x को 29x लिख देंगे। भाई 29 + x को हम 29x कैसे लिखेंगे, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कभी भी एक x वाला बिना x वाला नहीं जोड़ेंगे। इसलिए इस बात को यहाँ पर हम क्लियर कर दिए कि 29 + x को आप 29x नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसमें, इस प्रश्न पे। इस प्रश्न में था क्या, इसमें हमको तो माध्य निकालना नहीं था, इसमें हमको x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो हम माध्य वाला फॉर्मूला से ही निकाले और हमें माध्य जो है वो दिया गया है। कितना माध्य दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 6 इधर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग अच्छे से जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब इसमें इंटू करेंगे तो 29 + x हो जाएगा और 5 से इसमें करेंगे 30 हो जाएगा, 5 × 6, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा 30, ये 29 चला जाएगा माइनस में, तो 30 में 29 गया तो बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो है अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारे पास प्रश्न है कि यदि PE इक्वल टू 0.05, यानी कि हमारे पास क्या है, PE जो है वो दिया गया है 0.05। कहता है E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो E नहीं जो होगा, PE नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगी। 1 मार्क्स का प्रश्न है बच्चों, 1 मिनट में, क्या आधा मिनट में बनेगा, ये 30 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इस प्रश्न को 30 सेकंड में नहीं बनाएंगे, या हम कहें तो चलिए बना देते हैं। हमको PE निकालना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 में 0.05 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 में अगर हम 0.05 माइनस करेंगे तो 1.0 लगा दो और 0.05 लगा दो, ऐसे माइनस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 में 5 गया तो 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.95। लेकिन आप कहेंगे कि यहीं पर हम छोड़ देंगे, नहीं, जरा इसको समझ तो लें हम कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, 1 माइनस 0.5 क्यों किया हमने ऐसा, ठीक है। तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि PE क्या होता है और PE नहीं क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, आप JB क्लासेस के चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपको इतनी शॉर्टकट में प्रश्न नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। हम आपको उस तरीके से सिखाएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए भी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी हो जाए, फ्यूचर में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो आखिर ये आया कैसे, ठीक है। सबसे पहले PE का मतलब हुआ बच्चों कि E की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, E फॉर इवेंट, ठीक है। अगर PE बोले इसका फुल फॉर्म हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना की प्रायिकता। जैसे मान लिया जाए बारिश होने वाली है, हम कहेंगे P बारिश होने वाली है, मतलब बारिश होने की प्रायिकता, बारिश होने की संभावना, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 1/3 हो जाए। अब अगर हम कहें P बारिश नहीं होने की, P बारिश नहीं होने की, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, ओवरऑल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, उसका कुल क्या होना चाहिए, 1। कोई भी घटना घट सकता है, ओवरऑल कितना, 1 हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब उसका हमको निकालना होगा उसका नहीं, तो हमने क्या जाना कि ओवर टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है सभी का योग जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब हमको PE निकालना हो और PE नहीं निकालना हो तो दोनों मिलाकर क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए अगर हमको PE दिया गया हो तो PE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में उसको माइनस कर देंगे। मान लिया जाए आपके पास कोई भी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी निकालने का, जैसे आ जाता है P रेड, मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी है 5/17। ये हम एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, ये इस क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुका नहीं है, बस इसको समझने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कंडीशन रहे कि P रेड इक्वल टू 5/7, ठीक है, P बुल्लू इक्वल टू 4/17, ठीक है, और फिर P कुछ भी रह सकता है, ग्रीन रह जाए यहाँ पे, और ये 8/17, ठीक है। अब देखेंगे अगर ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 1 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 17 आएगा, कट कर 1 हो जाएगा। कभी भी कोई भी इक्वेशन आप बनाए, कोई भी मतलब ऐसा प्रश्न बनाए प्रायिकता का, जब भी आप प्रायिकता निकालेंगे तो उसमें जितना आंसर आएगा सभी आंसर को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये था बात। अब इस प्रश्न को फिर से एक बार समझ लेते हैं। PE का हमारे पास जो दिया गया था कि प्रायिकता जो कितना है 0.05 है, अगर वो घटना नहीं घटेगा तो नहीं कितना होगा, 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है बच्चों ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है, क्या है प्रश्न कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 1, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम सबसे पहले आप लोगों को बता दो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 का है और शायद 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है NCERT बुक में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या बोला कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है कि एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु का क्या करना है, हमको निर्देशांक निकालना है। हमको एक बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो क्या है, जो बिंदुओं 4, -3 और 1, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। मतलब ये है, देखना, ये बिंदु जो है एक रेखाखंड पर है, एक रेखाखंड है। चलिए इसका नाम हम रखते हैं अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल, ठीक है। उसके बाद ये अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल जो है ये दोनों का निर्देशांक दिया, अमिताभ बच्चन का 4, -3 दिया गया और बॉबी देओल वाला कितना दिया, 1 और 7, ठीक है। उसके बाद
अब इसी रेखाखंड पर एक बिंदु बीच में कहीं है, इसी रेखाखंड पर क्या एक बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु जो है वो कौन है, प्रमोद सर हैं। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ये प्रमोद सर जो हैं इनका तुमको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, इसी का हमको निर्देशांक निकालना है कि जैसे ए का 4 - 3 है, बी का 1 7 है, 1 7 है, तो पी का क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसमें पी का निर्देशांक निकालते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर पी का निर्देशांक। ठीक है, चलिए देखेंगे पी का निर्देशांक जो बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा डर लगेगा लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2, और फॉर्मूला क्या है, बीच में कोमा लगा देते हैं। उसके बाद होता है m1y2 + m2y1 / m1 + m2, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे सारा वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। अच्छा, पुट करने से पहले हमको ये समझना होगा कि m1x2 ये कहाँ से आ गया भाई, ये क्या है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये वाला जो होता है बच्चों, ये x1 y1 होता है, और ये वाला x2 y2 होता है। अब ये m1 m2 भाई ये कौन सा जानवर है, ये कहाँ से आ गया, तो देखो बच्चों ये जानवर बहुत सुंदर सा होता है, यहाँ सामने दिया रहता है 2:3, यानी कि जो अनुपात में दिया रहेगा वही m1 m2 का काम करता है। ठीक है, यही वाला तो 2:3 है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि उस बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो क्या करे, इस रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। मतलब एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को क्या करती है, एक साइड में 2 भाग, उधर 3 भाग में इसको बांट देती है। तो इसी का निर्देशांक हमको निकालना था। चलिए अब समझ में आ गया कि x1 y1 x2 y2 इसी को कहते हैं बच्चों m1 m2। ठीक है, जो अनुपात में रहे उसी को क्या कहेंगे, m1 m2 कहेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास m1 है, m1 का वैल्यू 2 है, और x2 है, x2 का वैल्यू हमारे पास 1 है, और फिर m2 है, m2 का वैल्यू क्या है, 3 है, और x1 है, x1 का वैल्यू 4 है, और फिर m1 + m2, तो यही m1 + m2 दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद है m1 y2, m1 हमारे पास 2 है, और y2 है बच्चों, y2 कितना है, 7 है। फिर हमारे पास m2 है, m2 का वैल्यू 3 है, फिर y1 है बच्चों, y1 हमारे पास -3 है, और फिर m1 + m2 है, 2 + 3 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पे आगे कि 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। पहले हम यहाँ क्या कर लेंगे, बोर्ड मास में जानते हैं कि पहले गुना का काम होना चाहिए कहीं पर भी, तो ये दोनों गुना था, गुना कर दिए, दोनों गुना था, गुना कर दिए, और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 7 कर देंगे बच्चों तो 14 हो जाएगा, 3 × 3 करेंगे 9 होगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 × ये ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों, ये दोनों प्लस का साइन में तो जोड़ देंगे, 14/5 हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसमें यहाँ पे हम 14 में 9 जाएगा तो 5/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो कटेगा नहीं, ये तो 14/5 ही रह जाएगा, और ये वाला क्या होगा, एक बार में कट जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14/5 और 1। हाँ तो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, अब हम लोग अगली प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखना भी कोई आम बात नहीं है बच्चों। आज के समय में मोबाइल लेकर कोई अगर पढ़ाई करने बैठ जाए तो समझो कि उस शेर के समान ही है, शेर के बराबर ही काम कर रहा है, क्योंकि मोबाइल में इतनी फैसिलिटी है, फ्री फायर, पबजी, दुनियादारी, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, फलना तस्का, ढेरी कुछ हुआ है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में अगर कोई बच्चे मोबाइल लेके पढ़ने बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से उनको बच्चे नहीं कर सकते, वो शेर के समान ही है। इसलिए हम कहते हैं कि मेरे प्यारे शेर शेरनियों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ABC दिया गया है। मतलब हमको क्या करना है, एक त्रिभुज है ABC, और क्या करना बच्चों, ये त्रिभुज जो ABC है, मान लेते त्रिभुज बना दिए और इसका नाम दे दिए A4 B4 C4। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़का एप्पल, C फॉर हम नहीं जानते हैं भाई। ठीक है, A का मान हो गया -3 4, B का जो निर्देशांक है -4 3, और C का कितना है 8 6। ठीक है, चलिए तो ये जो त्रिभुज हम लोग के सामने ABC है, इस त्रिभुजवा का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुजवा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चों एक फॉर्मूला इसका होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब भाई ये फॉर्मूला तो बहुत लंबा है, ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? तो चलिए, जहाँ पर भी फॉर्मूला लंबा हो जाएगा वहाँ कुछ न कुछ हम लोग को ट्रिक लगाना होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिक हमने लगाया वो क्या है, आप देख लीजिए जरा एक बार ध्यान से। इसको फिर से हम फॉर्मूले को लिखेंगे। इस फॉर्मूले को लिखने से पहले हम आपको यहाँ लिख देते हैं 23, 31, 12। इसका हम प्रयोग करेंगे। ये ट्रिक है, ये कोड वर्ड है। इस वर्ड से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को सेट करेंगे 23, 31, 12 से। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1/2। तो सबसे पहले यहाँ x1 लिखेंगे, उसके बाद हमको क्या लिखना, 23 लिखना है। 23 बोले तो y2 y3, इसमें y2 हो गया, इसमें y3 हो गया, तो यहाँ y2 माइनस y3 लिखेंगे। और x1 के बाद क्या आएगा, x2। उसके बाद 31 में क्या हो गया, y3 माइनस y1। उसके बाद 12 तो y1 माइनस y2। समझ गए? 12 बोले तो y1 y2, 31 बोले तो y3 y1। ठीक है, इधर क्या याद रखना है कि x1 x2 x3 एक सीरीज में लिखना है, और ये 23, 31, 12 जो है y के लिए है, उसको ब्रैकेट में सेट करते जाना है। यहाँ पे 23 हो गया, देखो 31 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पुट करते जाते हैं वैल्यू। x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होता है बच्चों, ये हमारा हो गया x1 y1, ये होता है x2 y2, और ये क्या होता है x3 y3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर x1 है, x1 का वैल्यू कितना है, -3 है। इसके जगह हम क्या करेंगे, -3 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास y2 है, y2 का वैल्यू कितना है देखेंगे, y2 3 है, इसके जगह पे हम 3 पुट करेंगे। फिर y3 है, y3 का वैल्यू 6 है, तो 6 पुट करेंगे। x2 हमारे पास है, x2 का वैल्यू हम देखेंगे -4 है, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद y3 है, y3 का वैल्यू हमारा कितना है भाई, तो y3 6 है, तो यहाँ इसके जगह हम 6 लिखेंगे। फिर y1 है, y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो इसके जगह 4 लिखेंगे। फिर हमारे पास x3 कितना है, 8 है, तो हम 8 लिखेंगे। y1 है बच्चों, y1 कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। और y2 कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। और यहाँ से आराम से हम बॉक्स को बंद कर देंगे। इसके बाद 1/2, अब ये -3 है, 3 और 6 को हम सॉल्व करेंगे, तो 6 में 3 जगह तो क्या बचेगा, -3। इसके बाद -4, 6 में 4 जगह तो क्या बचेगा, 2। फिर यहाँ पर 4 में 3 जगह तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद अब इंटू करेंगे बच्चों सभी को हम, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 गुना 2 तो 8 होता है, और माइनस प्लस को इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 8 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 1/2, ये 8 तो माइनस प्लस में कट गया, बचा रह गया क्या, 9। अब इसको गुना कर देंगे तो 9/2 मेरा क्या हो गया, वर्ग मात्रक इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप आराम से इसको वीडियो को रोक रोक कर लिखते रहेंगे। हाँ, तो मेरे फिर से प्यारे शेरनियों, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद कि कम से कम शेरनियों की भांति अस्थिर होकर वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आगे भी देखें, बहुत बेनिफिट इसमें मिलने वाला आपको। पढ़ाई के नज़रिए से, इंजॉय के नज़रिए से कुछ भी नहीं है यहाँ पर बच्चों, ये तो सिर्फ सीखने के लिए है। ठीक है, ये चैनल ही है पढ़ाई करने का चैनल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न क्या है, मज़े के साथ देखते हैं, चाय नाश्ता बीच बीच में करते हुए देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न है बच्चों देखेंगे ध्यान से कि धरती पर क्या हो गया भाई, कुछ गिरने वाला है क्या, नहीं, अच्छा है, मिस्टेक हो गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अच्छा, यहाँ पे एक मीनार खड़ी है बच्चों, हमें लगा कोई बम फटने वाला है क्या। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे हम। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री है। क्या बोला यहाँ पे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लेते हैं हमारा ये वाला क्या है, धरती माता है। ठीक है, और ये धरती माता जो है, ये धरती माता पे क्या है कि एक मीनार खड़ी है भाई। चलिए यहाँ पर एक मीनार को हम खड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और धरती माता पर एक मीनार खड़ी है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे
कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी, मीनार का पाद बिंदु भाई मतलब नीचे वाला बिंदु, तो नीचे वाला बिंदु से क्या 15 मीटर दूरी पर, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है ये 15 मीटर दूरी पर है। बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों मीनार का शिखर तो यहाँ पर है, ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है और इस बिंदु से क्या है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमको क्या कहता है इसमें कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है कि ये मीनार जो है ये कितना ऊंचा है। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं ABCD जैसी डी, ठीक है। तो एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और हम यहाँ क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। इस प्रश्न में स्टेटमेंट लिखने के बाद ही सही मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि माना, क्या मानेंगे भाई, AB एक मीनार है, ठीक है, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, ठीक है, उनको कैसे पता रहेगा कि कौन वाला आपका मीनार है, कौन वाला मीनार की चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है। इसलिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना AB एक मीनार है, इसीलिए इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है और तभी फुल मार्क्स आपको मिल पाएगा। माना AB एक मीनार है, B से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, C है, और C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार क्या हो गया, ABC एक समकोण त्रिभुज बना। इस प्रकार क्या हो गया, ABC एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यही लिखना जरूरी था कि ये त्रिभुज कैसे बना, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखेंगे कि हमको जो है BC = 15 मीटर मालूम है और हमारे पास क्या मालूम है बच्चों, ये वाला कोण 60 डिग्री मालूम है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ACB। हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं कि कोण का नाम ऐसे लिखा जाता है, कोण ACB = 60 डिग्री। और हमको क्या करना बच्चों, इसमें AB निकालना है। बच्चों जरा सा हम पीछे आएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें आपको हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या है कि यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है। हम लोग जानते हैं ट्रिगोमेट्री में क्या होता है कि त्रिभुज में जहाँ पे कोण बनता है इसके सामने वाला भुजा बच्चों P होता है और नीचे वाला जो भुजा है बच्चों वो क्या होगा, B होगा, और ये वाला क्या होगा बच्चों, H होगा। PBH हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जहाँ कोण बने उसके सामने वाली जो होती है वो क्या होती है, P होती है, परपेंडिकुलर होती है, और नीचे वाली क्या होती है, बेस होती है, B होती है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, सीरियस होके, ठीक है, कि यहाँ पर P जो है वो क्या है और B क्या है। यहाँ पर B 15 है, B नहीं मालूम है, और H भी नहीं मालूम है। अच्छा जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमको निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको मीनार की ऊंचाई निकालने बोला है, यानी कि AB निकालने बोला है, यानी कि हमको P निकालने बोला है, ठीक है, यानी कि हमको P निकालने बोला, यानी कि हमको मालूम क्या है, B मालूम है। और P और B का रिलेशन साइन कॉस टेन कॉट से किस में आता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि टेन थीटा = फॉर्मूला क्या होता है, P/B। आप सभी को क्या मालूम होगा कि टेन थीटा = फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में, ठीक है, टेन थीटा = P/B, ठीक है। उसके बाद थीटा जो है बच्चों, वो थीटा क्या है, तो वो कोण है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है। इनके जगह पर हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पे 60 डिग्री बिठा देंगे और P के जगह पे हम AB को बिठा देंगे और B के जगह पे हम किसको बिठा देंगे, BC को। और बच्चों tan 60 डिग्री जो है इसका मान कितना होता है, तो √3 होता है। और AB जो है बच्चों, वो AB हमको क्या करना है, मालूम करना है। और BC जो है बच्चों वो हमको दिया गया है 15 मीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, और नहीं मालूम है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इनको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर इस संसार में आ जाते हैं। इस संसार में क्या करते हैं
कि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो चलिए 1 डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी के नीचे कुछ भी नहीं रहे तो 1 रहता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी गुना 1 क्या हो जाएगा, ए बी, और 15 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी व्यस्त जीवन में आप लोग समय निकाल के मेरी वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो हम तो तुम्हारे जगह पे रहते तो फ्री फायर बैठ के खेलते, इसको क्या पढ़ के करेंगे झूठ मूठ का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।